आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अनंत मिश्रा जी, जो राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और उन्होंने एक पूरी थीसिस कर रखी है राजनीति के ऊपर। मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मिश्रा जी, हम बात करना चाह रहे हैं भैरव सिंह जी शेखावत के ऊपर। भैरव सिंह जी शेखावत, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को राजस्थान में स्थापित करने वाले वो मेन पिलर्स में थे, नींव की ईंट थे, उनके बारे में कि उनका संघर्ष क्या रहा राजनीति में और वो कैसे फर्श से अर्श तक पहुंचे। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। भैरव सिंह शेखावत, एक नाम आते ही तस्वीर जो आंखों के सामने आती है उसमें कई रूप दिखाई पड़ते हैं। एक है उसमें रूप बाबू शाह, जो कार्यकर्ता बीजेपी के, जनसंघ के, उनको प्यार से बुलाते थे। एक है मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत, एक प्रशासक। एक चेहरा वो नजर आता है कि जिसने सामाजिक कुरीतियों से संघर्ष किया। वो राजपूत समाज में चाहे सती प्रथा की हो या एक दौर में 1954-55 में जब जमीन उन्मूलन का अभियान चला, जागीरदार प्रथा, उसका भी भैरव सिंह शेखावत ने सपोर्ट किया। सती समाज की जो कुरीतियां थी उसको लेके जब राजपूत समाज का आंदोलन हुआ देवराला वाले मामले में, तो भैरव सिंह जी कसकर पार्टी के साथ खड़े थे और उस कुरीति के खिलाफ खड़े रहे। राजपूत समाज के अनेक नेताओं ने उस समय भैरव सिंह जी के लिए ये सोचा कि नहीं, देखो, समाज की बात नहीं रख रहे हैं। और भैरव सिंह शेखावत का शुरू से मानना था कि मैं भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ का एक सिपाही हूं और जो पार्टी की विचारधारा है वही मेरी विचारधारा है। मैं राजपूत हूं, इसलिए अपनी पार्टी की लाइन के खिलाफ नहीं जा सकता। तो उन्होंने जो कुरीतियों के खिलाफ जो संघर्ष में उन्होंने नेतृत्व किया, एक तरीके से वो उनकी एक अलग छवि है। अंत्योदय की एक छवि उभरती है जब पहली बार वो मुख्यमंत्री बने। और आज 22 जून है, रविवार। 1977 में पहली बार जब भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री बने तो 22 जून थी। मतलब आज ही के दिन उन्होंने 48 साल पहले शपथ ली थी मुख्यमंत्री पद की। तो भैरव सिंह शेखावत के अनेक चेहरे हमारे सामने आते हैं और यही कारण है कि वो 3 बार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री रहे, 10 साल तक लगभग। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे पार्टी के, राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे वो, और 2002 से 2007 तक वो उपराष्ट्रपति पद पर भी रहे। तो उन्होंने नीचे से लेके अपनी राजनीति की शुरुआत की और कहाँ वो, जिसमें आपने कहा फर्श से अर्श तक, कि साधारण किसान परिवार में उन्होंने जन्म लिया और राजनीति में आने से पहले वो पुलिस में थे और उनका मन नहीं लगा। उन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़ी, 1952 का चुनाव लड़ा और 52 से लेके जब विधायक पहली बार बने और 2007, मतलब लगभग 55 साल तक उन्होंने राजस्थान और केंद्र की राजनीति की। तो ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात नहीं है, ये देश में तमाम जो राजनीतिक दल हैं उसमें जो युवा पीढ़ी है उसके लिए भैरव सिंह शेखावत एक किताब है जिसमें हर पन्ने पे उनको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो मेरा मानना है कि भैरव सिंह शेखावत भले राजस्थान की उन्होंने राजनीति की 50 साल तक, 52 से लेकर 2002 तक, केंद्र की राजनीति नहीं की उन्होंने, आखिरी के दौर में की, या एक बार वो 74 में जब गांधीनगर विधानसभा से हार गए थे चुनाव, उसके बाद मध्य प्रदेश से वो राज्यपाल राज्यसभा में गए। तो 4-5 साल की छोड़ दो, लेकिन देश की राजनीति में उनका कद बहुत बड़ा था। तमाम दलों के जो शीर्ष नेता थे वो भैरव सिंह शेखावत के व्यक्तिगत दोस्तों में भी थे, वो चाहे शरद पवार हो या और दूसरे तमाम नेता, मुलायम सिंह हो। वो राजनीतिक विचारधारा की जो लड़ाई है उससे ऊपर उठकर भैरव सिंह शेखावत ने एक ऐसा मुकाम बनाया था कि उनको हम कई रूप में देख सकते हैं। हम उनको किस रूप में देखना चाहते हैं ये हम पे निर्भर करता है। अनंत जी, भैरव सिंह जी शेखावत जब राजनीति में आए और पुलिस की नौकरी छोड़कर आए तो उस समय देश में जागीरदार तो थे ही, बड़ी संख्या में थे और ज्यादातर राजपूत समाज के हुआ करते थे।
तो उन लोगों को, उस राजपूत समाज को लगा होगा कि हमारा कोई प्रतिनिधि आ रहा है तो वो हमारी बात रखेगा, वो उससे हुआ उलट। तो इसका उनको कुछ परिणाम भी राजनीति में भुगतना पड़ा, या वो उत्तरोत्तर आगे बढ़ते ही गए, ऐसी चीजों में उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं, ये तो हमारे साहब ने, जो मैंने कहा कि उनकी किताब मौजूद है, और जब जागीरदारी प्रथा का खत्म की गई तो बहुत से जो राजपूत एमएलए हैं उनको लगा कि ये हमारे समाज के साथ अन्याय हो रहा है, और 4-5 जनसंघ के जो विधायक थे उस समय छोड़ गए, लेकिन भैरव सिंह शेखावत अकेले थे और खड़े रहे, डटे रहे, अड़े रहे। उनका मानना था कि नहीं, ये एक समाज की लड़ाई नहीं है, ये कुरीति जो है या जो समय की मांग है, वो जागीरदार प्रथा, मैं कुरीति नहीं मानता उसको, क्योंकि उस समय जो राज परिवार हुआ करते थे, जागीरें होती थी, लगान वसूल करना, वो एक व्यवस्था का पार्ट था। जो डेमोक्रेसी में आप एसडीएम कलेक्टर करते हैं, उस समय वो जागीरदार प्रथा में होता। लेकिन वो जो समय की मांग थी, सरकार भले ही कांग्रेस की थी, उसने हटाई उस समय उस प्रथा का उन्मूलन किया। लेकिन भैरव सिंह शेखावत राजपूत समाज और अपने पार्टी के जो जनसंघ के राजपूत विधायक थे, उनके विरोध के बावजूद खड़े रहे, और उसका उनको खामियाजा नहीं भुगतना पड़ा। आप ये देखिए कि 1952 में वो चुनाव जीतते हैं, 57 में जीतते हैं, फिर 62 में जीतते हैं, फिर 67 में जीतते हैं, 72 का चुनाव वो हार जाते हैं, फिर 77 में जीतते हैं, 80 में जीतते हैं, 85 में, 90, 93, 98, और एकमात्र राजस्थान में नहीं, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ, एकमात्र ऐसा नेता जो कम से कम 8 या 9 विधानसभाओं से लड़ा और जीता। पहला चुनाव में दाता रामगढ़ से लड़ा 52 का, 57 में वो श्रीमाधोपुर से लड़े, 62 में वो किशनपोल से लड़े, जीते, 67 में किशनपोल से लड़े, जीते, फिर 72 का चुनाव वो गांधीनगर से हार गए, 77 वो छबड़ा से लड़े, फिर 80 में निम्बा हेड़ा, आमेर, बाली, धौलपुर, गंगानगर, मतलब वो उन्होंने राजस्थान के हर संभाग में चुनाव लड़ा। गंगानगर का चुनाव है जब उन्होंने लड़ा, तो मुझे ध्यान है कि मैं भी वहाँ बीकानेर में था और गंगानगर गया था चुनाव में। बहुत से बीजेपी के कार्यकर्ता कहते थे कि भैरव सिंह जी को यहाँ से लड़ने की क्या जरूरत थी, और मैंने भी उनसे सवाल पूछा। तो यहाँ पार्टी की हालत खराब है, और राधेश्याम जो कांग्रेस के नेता थे और कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे, और जनता दल से उस समय सुरेंद्र सिंह राठौर वो वहीं के थे गंगानगर। ऐसे में भैरव सिंह जी वहाँ जाना, चुनाव लड़ना, भैरव सिंह जी तीसरे नंबर पर रहे गंगानगर में। और मैंने पूछा जब हारने के बाद, मैंने आपको चुनाव लड़ने की क्या जरूरत थी, आप निम्बाहेड़ा से, बाली से आप चुनाव लड़े थे, जीत रहे हो, जीत गए थे, तो एक ही बोला। यहाँ पार्टी की स्थिति कमजोर है। मैं भले हार गया, एक सीट तीसरे नंबर पर रहा, लेकिन मेरे यहाँ लड़ने से पार्टी को 4-5 सीटें मिल गई। तो जो उनको राजनीति में उनकी जो दूरदृष्टि सोच थी कि मेरे वहां लड़ने से अगर 4 सीटें जीत सकती है, तो भले मैं तीसरे नंबर पे आ गया, वो उनको गवारा था। तो उन्होंने जो राजनीति की 52 से लेकर 2007 तक, वो राजनीति ऐसे दौर में की कि जब कांग्रेस आई तो 52 से लेकर और 77 तक 25 साल तक कांग्रेस का शासन था। भैरव सिंह शेखावत ने जनसंघ के जो दीपक है उसको जलाया, उसमें तेल डालने का काम किया। और उस दौर में रोशन जी, भारतीय जनसंघ जो था वो शहरों की पार्टी मानी जाती थी, शहरों की, अब बनिए ब्राह्मणों की, आम बोलचाल में उसको कहते बनिए ब्राह्मणों की पार्टी। और जो भारतीय जनसंघ के जो एमएलए जीता करते थे 52, 57, 62 में, वो शहर से जीतते थे, ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंघ की पहचान नहीं थी। भैरव सिंह शेखावत ने जनसंघ को, जब भारतीय जनता पार्टी बनी 6 अप्रैल 1980, उस दौर में, उसके बाद उन्होंने कई प्रयोग किए। उन्होंने एक जनता दल, जो नाथूराम मिर्धा जो बाद में जनता दल में आ गए थे, कद्दावर जाट नेता थे, कुंभाराम आर्य जो सीकर के थे, चूरू के दौलत राम सारन, इन नेताओं से गठबंधन किया, भाजपा का इनसे गठबंधन किया। और पार्टी के अंदर एक धड़ा था संघ विचारधारा का। उसका मानना था कि कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं, नाथूराम मिर्धा, इनके साथ इनको भारतीय जनसंघ को या भारतीय जनता पार्टी को तालमेल नहीं करना चाहिए। लेकिन भैरव सिंह शेखावत की सोच दूसरी थी। उन्होंने कहा कि गांव में जब हमको झंडा लेकर खड़ा होने वाला हमारे साथ कोई नहीं है, तो इन दलों की मार्फत हम
वहाँ घुसपैठ कर सकते हैं, वहाँ अपनी जगह बना सकते हैं कि हमारे लिए हमारी पार्टी के झंडा लेके खड़े होने वाले तो हो। और जो उनकी सोच थी, 77 में तो जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन 90 में जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो भारतीय जनता पार्टी के वो नेता जो भैरों सिंह शेखावत के ऐसे गठबंधनों का विरोध करते थे, उन्होंने भैरों सिंह शेखावत की उस दूरदृष्टता का समर्थन किया कि आज ऐसी ऐसी जगह हम जीते जहां हमारे पास 5 कार्यकर्ता नहीं मिलते। तो भैरों सिंह शेखावत ने अपनी पूरी जिंदगी जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को आगे पहुंचाने में लगाई और इतने समय तक वो 10 साल मुख्यमंत्री रहे, विपक्ष के नेता रहे, उपराष्ट्रपति रहे। आज की राजनीति में जो एक आता है ना भ्रष्टाचार का पैसा, जितने कई आपको बड़े बड़े नाम मिलेंगे देश की राजनीति में, जिन पे छापे पड़े, जिनके नेताओं को जेल में रहना पड़ा, ईडी सीबीआई की कार्रवाई हुई, लेकिन 10 साल वो मुख्यमंत्री रहे। कोई भी विरोधी दल का नेता भी उनके खिलाफ ये नहीं कह सकता 5 पैसे का या 100 रुपए का आरोप कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया हो, जमीन बनाई हो या और कुछ अपना साम्राज्य खड़ा करने की कोशिश की हो। वो बिल्कुल साधारण जिस तरह से जमीन की राजनीति उन्होंने 52 से की थी 2007 तक, शायद इसीलिए उनको प्यार से राजस्थान के लोग बाबूशाह कहते हैं। मिश्रा जी, आपने तो दिवाला वाला कांड बिल्कुल अच्छी तरह से देखा होगा, परखा होगा, समझा होगा। उस समय हालांकि उसको शायद 4 दशक हो गए होंगे, उस समय के जो माहौल था और जो चुनौतियां भैरों सिंह शेखावत के सामने आई, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को एक बार वापस दिवराला वाला जो रूप कंवर सतीकांड हुआ था, वहां पे उन्होंने कर लिया। अब उसके बाद में राजपूत समाज के कुछ लोग उसको महिमा मंडित या उसको चित्रित करने की, नहीं ये सही किया, वो किया, जबकि सती प्रथा हमारे समाज में मान्य नहीं है। जिस जमाने में होती थी वो तत्कालिक उस समय की जो परिस्थितियां थी कि युद्ध में हुआ, कोई आक्रांता आ गए, उनको लगा कि महिलाओं की बेइज्जती हो, तो जोहर कर लेते थे। लेकिन आज के इस दौर में जब आज़ादी में हम आज़ादी के बाद 20-30 साल बाद इस तरह की घटना हो, तो भैरव सिंह जी ने उसका पुरजोर विरोध किया। समाज के लोगों ने उनको खिलाफ बहुत बातें कही कि भैरव सिंह जी राजपूत समाज के हैं और राजपूत समाज में तो ये सती प्रथा एक परंपरा रही है। तो भैरव सिंह जी का मानना था कि परंपरा रही थी उन कारणों से कि जिन कारणों की वजह से जौहर करना पड़ता था। आज ऐसी कोई परंपरा नहीं है। अगर कोई युवक की डेथ हो गई है तो क्या उसकी पत्नी इसलिए मर जाए? उनका मानना था कि कोई अगर पत्नी मर जाती है तो क्या युवक उसके साथ चिता पे बैठेगा? क्या वो सती करेगा? सही बात। वो उस तरह का करेगा। अगर वो नहीं करेगा तो फिर हम एक तरफ महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने की बात करते हैं, महिलाओं को हम समाज में आगे लाने की बात करते हैं, और फिर भी हम अगर सती प्रथा का समर्थन करेंगे तो यहाँ के जो राजपूत समाज के लोग हैं उन्होंने बेशक भैरव सिंह जी की जो ये विचारधारा थी, ये सोच थी, उसका विरोध किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो दिल्ली में नेता थे, वो चाहे अटल जी हो, चाहे अडवाणी जी हो, चाहे मुरली मनोहर जोशी जी हो, या संघ के जो नेता है, उन सब ने भैरव सिंह जी की इस सोच का समर्थन किया और ये बताया कि समाज राजनीति में अब समाज का अपना महत्व है, उसके जो नियम है, कायदे हैं, वो समाज में आप रहते हो तो मानने पड़ते हैं। लेकिन सती प्रथा ऐसा कोई परंपरा नहीं है कि किताब में लिखी हुई चीज है कि नहीं अगर पति मर गया तो पत्नी को उसके साथ सती होना पड़ेगा। तो भैरव सिंह जी ने विरोध किया और उनके खिलाफ जो विरोध हुआ उसको उन्होंने सहा भी और समाज को ये प्रेरणा देने की कोशिश की कि जब हम सरकार में, राजनीति में होते हैं, विचारधारा के साथ होते हैं, तो हमारे लिए जो समाज है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। भैरव सिंह जी शेखावत ने कभी ऐसी आमेर जैसी सीट जहां कोई राजपूत बाहुल्य नहीं, धौलपुर जैसी सीट, ऐसी सीटों पर चुनाव लड़ा जहां राजपूत नहीं थे, कब थे, तो वही उनका जताता है उनका कॉन्फिडेंस कि नहीं, हम अगर समाज की आप राजनीति करोगे। बहुत से नेता हैं जिन्होंने समाज की राजनीति की है राजस्थान में, कई जगह, कई हर समाज के में नेता में आज तो बहुत, लेकिन आज वो क्या भैरव सिंह के समकक्ष पहुंच पाए? जिन्होंने भी समाज की राजनीति की वो भैरव सिंह शेखावत के कद को नहीं छू पाए। तो राजनीति का मूल मंत्र है और भैरव सिंह शेखावत के जीवन से ये एक प्रेरणा मिलती है कि अगर आप
समाज की या निचले उस राजनीति में फंस जाओगे तो आप उस समाज में तो लोकप्रिय हो सकते हो, लेकिन सर समाज में आप तभी लोकप्रिय होगे जब आप जो इस तरह के कुरीतियां हैं उनके विरोध में खड़े होने का साहस जुटा सको, बिना इसके कि इसका मुझको राजनीतिक नुकसान क्या होगा। जो राजनीतिक नुकसान को तराजू में तोलते हैं ना, वो आगे नहीं बढ़ सकते। ये हमारे सामने उदाहरण है। मतलब शेखावत शुरू से ही जनरल नेता की भूमिका में रहे राजस्थान में और देश की राजनीति में। वो किसी एक समाज तक कैद होकर नहीं रहे और सभी समाजों में उस सर्वमान्य नेता रहे। आपने कहा उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा सका, तब तक भी उनकी सरकार रही। लेकिन एक चीज मुझे याद आती है, मैं तो उस समय स्टूडेंट था, एमपोर्ट करके एक प्रकरण हुआ था राजस्थान में जिसमें भैरव सिंह शेखावत जी के ऊपर भी शायद कुछ सवाल उठे थे। उसको उसको आप एक बार क्लियर करें कि वो क्या मामला था और वो क्या हो गया था ऐसा। देखिए, राजनीति में आरोप उठना, आरोप लगना एक चीज है जी। आरोप प्रमाणित होना, सत्यापित होना दूसरी चीज है। उदाहरण के लिए कि आप अगर कोई काम कर रहे हैं और मैं आपके नजदीक हूं या मैं आपके समाज से जुड़ा हुआ हूं, मैं आपका रिश्तेदार हूं और मैंने अगर कोई भ्रष्टाचार किया है तो आप उसमें इन्वॉल्व क्या इसलिए मान लिए जाओ कि आप मेरे रिश्तेदार हो। सही। उसमें एमपोर्ट प्रकरण था, उसमें बहुत लंबी चौड़ी जांच चली, उसका नतीजा आखिर कुछ नहीं निकला। ठीक है, वो राजनीतिक था, वो भ्रष्टाचार हुआ भी, लेकिन भैरव सिंह शेखावत उसमें इन्वॉल्व थे, ये एक आरोप तो लगे। और राजनीति में आप देखिए, जानते हैं कि आरोप लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। आरोप मुलायम सिंह जी पे भी लगे, ओम प्रकाश चौटाला जी पे भी लगे, लालू जी पे भी लगे, साबित हुए, जेल गए वो, शिबू सोरेन भी जेल गए। लेकिन जिस समय ये एमपोर्ट प्रकरण राजस्थान में हुआ तो ना तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी कि उनको बचाती सीबीआई से, ईडी से। तो अगर उन आरोपों में कोई सत्यता होती, कोई सबूत होता, तो क्या भैरव सिंह शेखावत उसके बाद भी मुख्यमंत्री बनते, उसके बाद भी उपराष्ट्रपति पद के लिए पार्टी उनका चयन करती? वो एक, मेरा मानना है कि वो बिल्कुल सिर्फ राजनीतिक आरोप थे, उनमें सत्यता नहीं थी। और सत्यता होती अगर तो फिर वो आरोप टिकते, उसका खामियाजा भैरव सिंह जी को उठाना पड़ता। लेकिन वो आरोप थे, उसमें कोई सत्यता नहीं थी। शेखावत जी की पूरे राजनीतिक जीवन में दोस्ती एक बहुत बड़ा उनका उदाहरण रहा है। और लोग कहते हैं राजनीतिक, मेरी जब पंडित नवोद किशोर जी थे तो एक दो बार उनसे बात हुई थी तो वो भी याद करते थे, विपक्ष के सारे नेता जो उनके दोस्त थे, जिनसे उन्होंने दोस्तियां निभाई, वो सब उन्हें याद करते हैं, याद करते थे। अब तो उनके बहुत सारे साथी भी नहीं रहे। तो कुछ किस्से जिनमें कि उन्होंने दोस्ती का कोई उदाहरण ऐसा दिया हो, कोई ऐसे विधानसभाओं की ऐसी चर्चाएं जहां पर उन्होंने दोस्ती भी निभाई हो और अपनी सरकार में भी या विपक्ष का किरदार भी निभाया हो, कुछ ऐसे किस्से भी आप बताते हो? ये राजनीति में रहकर के वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के शुरू से थे, 52 से लेके 2000 जब तक वो डेथ हुई तब तक वो विचारधारा को समर्पित थे। उनका राजनीति में अपनी पार्टी और दोस्ती निभाना, उसके बहुत से किस्से हैं। अभी राजनीति में बहुत से ऐसे किस्से होते हैं जिनकी यहाँ चर्चा नहीं की जा सकती, लेकिन उनकी जो एक दूरदर्शिता रही थी, उसका उदाहरण जब उनकी 92 में, मेरा मानना है कि जब नेता वो होता है कि जो आगे की चीजें पहचान ले। बहुत सी चीजें राजनीति में ऐसी होती है हमारे कि हमको तात्कालिक सफलता मिल जाती है, लेकिन 90-92 के अंदर जब बाबरी मस्जिद ढांचा जो गिराया गया, वो उसके बाद में राजस्थान की सरकार बर्खास्त कर दी गई, कई सरकारें बर्खास्त की गई थी। तो 92 में आखिरी में दिसंबर में सरकार बर्खास्त हुई और राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा। 1993 में चुनाव होने थे कि 2 महीने में होते हैं, 4 महीने, तो फरवरी में भैरव सिंह जी ने पूरे राजस्थान का दौरा करने का उनका कार्यक्रम बना। मैं उस समय बीकानेर में था, राजस्थान पत्रिका में। तो भैरव सिंह शेखावत जी भादरा से उन्होंने शुरू किया, लालचंद जी डूडी मंत्री हुआ करते थे उनके घर से। तो ऑफिस की तरफ से मैं 4 दिन उनके साथ था, भादरा से शुरू हुआ और नोखा तक, नोखा के आगे नागौर तक मैं उनके साथ रहा 4 दिन। अलग अलग हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, नोखा, कोलायत, कई जगह उन्होंने सभाएं की। तो मैं उनके साथ 4 दिन रहा और जब आखिरी दिन था
नौखा से हम रवाना हुए और हमको नागौर जाना था। तो जब गाड़ी में मैं और वो पीछे बैठते थे, आगे उनके बॉडीगार्ड और पीछे गाड़ियों का काफिला होता था। तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा। मैंने कहा कि मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मेरे मन में एक जिज्ञासा है। बोले पूछो। मैंने कि आज आप हो, भावड़ा जी, ललित जी, भंवर जी, गुलाब कटारिया, इसके बाद की जो अगली पीढ़ी है भाजपा में, आप उस किसको देखते हो जो आगे तक जाएगा? तो भैरव सिंह जी ने गाड़ी रुकवाई, पान थूका, कुल्ला किया, फिर गाड़ी में आके बैठे। बोले हाँ मिश्रा जी आप पूछिए, आप सवाल क्या पूछ रहे थे? मैंने सवाल दोहराया। बोले आपके हिसाब से कौन कौन ऐसे नेता हो सकते हैं जो आगे जाएंगे, आप किसके बारे में सोचते हो? तो उस समय जो भारतीय जनता पार्टी मानने की बात है, मैंने कहा कालीचरण सराफ, नाथू सिंह, पुष्पा जैन और एक आध मैंने नाम लिए जो उस समय मुझे लगता था कि ये सक्रिय है, एक दो बार से चुनाव जीते हैं, बोलते भी अच्छा हैं और राजस्थान की राजनीति में ये आगे मुकाम पकड़ सकते हैं। तो उन्होंने कहा और एक दो नाम सोचो। मैंने एक दो नाम और उनको बताए, वहां से बोले नहीं। तो मैंने कि फिर कौन? उन्होंने कहा वसुंधरा और कैलाश। मुझे भी आश्चर्य हुआ, बोले चौंक गए ना बनिया। कैलाश मेघवाल। कैलाश मेघवाल, उन्होंने जो कहा वसुंधरा और कैलाश, उन्होंने वसुंधरा राजे और कैलाश मेघवाल, बोले हाँ। तो मेरी बात समझ में नहीं आई। वसुंधरा जी उस समय सांसद थी, केंद्र की राजनीति थी, कैलाश मेघवाल भी सांसद थे उस समय, 91 का चुनाव जीते थे वो। तो मुझे आश्चर्य हुआ, मैंने कि ये लोग नहीं? बोले नहीं। मैं बोल क्यों? फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया। बोले अनिल जी राजनीति में कौन ज्यादा जीत रहा है या कौन लंबे समय से ये महत्वपूर्ण नहीं होता। राजनीति में आगे वही जाएगा जिसमें रिस्क लेने की कैपेसिटी ज्यादा हो। उन्होंने उदाहरण दिया कि 1952 से लेके 1980 तक हम धौलपुर में चुनाव नहीं जीत पाते थे कभी। कोई हमको कैंडिडेट मिलता, बनवारी लाल जी शर्मा कांग्रेस के थे, उनके खिलाफ हार जाता हो। तो जब 81 का चुनाव आ रहा था, 80 का चुनाव बोले हम हार गए, 32 सीटें मिली हमको, पार्टी नई नई बनी थी बीजेपी। तो 83-84 में आया तो 84 के लोकसभा चुनाव हो गए। 85 के जब विधानसभा चुनाव आ रहे थे, बोले मैं दिमाग लगाता, वो सोचता कि यार वहां किसको लड़ा है, वहां किसको लड़ाए चुनाव, धौलपुर में किसको, दिमाग में नहीं आता। फिर मैं दिमाग में आया कि वसुंधरा को लड़ा सकते हैं। बोले मैंने राजमाता से पूछा, विजय राजे जी से, कि हम वसुंधरा जी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं धौलपुर से। तो शेखावत जी ने बताया कि राजमाता साहब ने कहा, बोले अगर पार्टी लड़ाना चाहती है, वसुंधरा लड़ना चाहती है तो मैं कौन उपयोगी बीच में। फिर साहब मैंने उनसे बात की कि यार ऐसे चुनाव लड़ाना चाहते हैं, आपको यहाँ से लौके। मैंने कहा बोले 52 से लेके हम आज तक जीते नहीं, 80 तक, सो व्हाट, हम जीतेंगे। तो उनका कॉन्फिडेंस जो देखा, फिर अब बात हुई हमारी पार्टी के नेताओं से भी, बोले मैंने चर्चा की और 1985 में उनको टिकट दिया और वो जीत गई चुनाव। चुनाव तो जीत गई वसुंधरा जी, लेकिन सरकार हमारी नहीं आई, हमारी सीटें वही 32-34 रह गई। फिर 2-3 साल निकल गए। उसके बाद में जब 90 के चुनाव आने वाले थे, मैंने कहा आप कहे तो हम सरकार लाके रहेंगे पूरी, और जो भी कमियां कमजोरियां, संगठन जब तक हमारा मजबूत हो चुका था। बोले मैं एक बार दिल्ली गया तो मैंने अटल जी ने पूछा चुनाव की तैयारी कैसी चल रही है, इस बार हम सरकार बनाएंगे। बोले अटल जी हंसने लगे, बोले मैं राजस्थान विधानसभा चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ, लोकसभा चुनाव की। आप क्या तो 90 में होंगे या 89 में होंगे, 84 में लोकसभा के हुए थे तो 89 में होंगे, 89 में क्या तैयारी है? उसकी भी तैयारी है, मैंने उनसे कह दिया। अब मैं जब वापस जयपुर आया तो मैं उदयपुर में लग गया कि 84 के चुनाव में हमारे सारे कैंडिडेट हार गए थे, अटल जी तक चुनाव हार गए थे, और 1-1.5 लाख वोटों से इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो सहानुभूति लहर चली कांग्रेस के प्रति, उसमें सब बीजेपी वाले धराशायी हो गए। पूरे देश में पार्टी को सिर्फ 2 सीटें मिली थी।
तो मेरे दिमाग में आ गया 84 में हम एक भी नहीं जीत पाए, कैंडिडेट किसको क्या। तो हर सीट का मैं लगाता कि यहाँ इसको, यहाँ इसको, यहाँ इसको, यहाँ इसको। धौलपुर, ये झालावाड़ का जब नाम आया तो वहाँ चतुर्भुज वर्मा बीजेपी के 80 में जीते थे और 84 में हार गए, उनकी तबीयत खराब रहती थी। बन गया अब झालावाड़ में किसको लड़ाया जाए। मैंने देखा झालावाड़ मध्य प्रदेश से लगता हुआ है, तो मेरे दिमाग में आया कि विधानसभा चुनाव तो बाद में होगा, पहले लोकसभा चुनाव है, तो क्यों ना वसुंधरा को वहां से चुनाव लड़ा है झालावाड़ से। तब तक वो विधानसभा में थी, तो जब मुलाकात हुई तो मैंने कहा, मैंने की चुनाव की तैयारी कैसी चल रही है। मैंने कहा ठीक चल रही है, फिर जीतेंगे। उनके 90 में चुनाव है, लेकिन उससे पहले लोकसभा में आपको पार्टी के लोकसभा से लड़ा है, तो बोले कोई बात नहीं। बोले झालावाड़, ओके। तो झालावाड़ में पिछली बार पार्टी 1.5 लाख वोटों से आ रही है, सो व्हाट, जीतेंगे हम। जिस कॉन्फिडेंस से उन्होंने 85 के चुनाव से पहले कहा था कि धौलपुर हम कभी नहीं जीते हो, लेकिन इस बार जीतेंगे, और जीत के दिखाया। तो मैंने लिख लिया झालावाड़। फिर पार्टी के नेताओं से चर्चा हुई, झालावाड़ से उनको टिकट दिया, झालावाड़ से जीती। ये स्थिति कैलाश मेघवाल की थी। वो अजमेर से भी जीते, उदयपुर से भी जीते, बूटा सिंह के खिलाफ जालौर में चुनाव लड़के जीते, टोंक के लोकसभा चुनाव जीते। उन्हें नेता आगे हमेशा वो जाएगा जिसमें रिस्क लेने की कैपेसिटी हो। वसुंधरा और कैलाश से मैंने जब भी कहा कि आपको यहां से लड़ना है तो यहां, वहां से धौलपुर से झालावाड़ 450 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन उन्होंने, वसुंधरा राजे ने कभी ये संकोच नहीं किया कि मैं वहां नहीं जानती हूँ, वहां कैसे जाऊंगी, मैं तो यहीं से तैयारी कर रही हूँ। तो उनको भैरव सिंह ने उस समय कहा था, 93 के फरवरी का महीना है ये, लगभग 32 साल हो गए, और उसके बाद ये प्रूव हुआ। बहुत नेता थे जो, जिनके मैंने उनको बताए थे कि ये आगे जा सकते हैं, या वो जब उपराष्ट्रपति बन गए तो भाबड़ा जी, भंवर जी, ललित जी, गुलाब कटारिया, कई बड़े नेता थे। वे आला कमान ने उन पे भरोसा न करके वसुंधरा राजे, जो उस समय अटल जी की सरकार में विदेश राज्य मंत्री थी, उनको राजस्थान भेजा और वो मुख्यमंत्री बनी। और न सिर्फ मुख्यमंत्री बनी बल्कि दूसरी बार में मुख्यमंत्री बनी। तो उन्होंने राजस्थान की राजनीति में अपने को स्थापित किया। तो भैरव सिंह शेखावत की जो दूरदृष्टता थी, उस जमाने में शायद ही कोई सोचता होगा 92 में कि वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री बन सकती है। यही मानते थे कि वो तो केंद्र की राजनीति में रहेंगी, सरकार आए तो मंत्री बनेंगी, नहीं तो सांसद रहेंगी। और कैलाश मेघवाल भी उसके बाद जब वो कहा था तो केंद्र में फिर मंत्री बने कैलाश मेघवाल, और कई जगह चुनाव जीते, विधानसभा अध्यक्ष भी रहे वो। ये बात अलग है कि पिछले चुनाव में वो पार्टी से उनकी कोई गलतफहमी रही, उन्होंने विरोध में चुनाव लड़ा, और राजनीति के इस उम्र के इस दौर में वो, उनको करारी पराजय का सामना करना पड़ा। तो भैरव सिंह जी की जो दूरदृष्टि थी ना, आगे की सोचना, और राजनीति में सफल वही होगा कि जो आगे की सोचे कि आज तो हम इस स्थिति में है, लेकिन आगे कौन जाएगा। उन्होंने जो वसुंधरा जी के बारे में, कैलाश मेघवाल के बारे में उस समय कहा था 92 में, और वो 2003 में मुख्यमंत्री बनी 11 साल बाद। लेकिन ये उनकी सोच को दर्शाता है कि वो जो जमीन पे पकड़ रखते हैं, और उनको पता है कौन सा नेता आगे जा सकता है, कौन नहीं जाएगा, उसकी क्या कमजोरी है, किसके क्या प्लस है। बहुत से एमएलए हैं राजस्थान में 6-6, 7-7 बार जीते, लेकिन वो राजस्थान की राजनीति में वो सितारा नहीं बन सके जो वसुंधरा जी या भैरव सिंह शेखावत बन पाए। अपनी अपनी संभाग के नेता रहे वो, क्योंकि पूरे राजस्थान के नेता उस समय जिनके बारे में मैंने सोचा था कि भाई ये जा सकते हैं, वो चुनाव जीते, बाद में मंत्री भी बने। लेकिन वसुंधरा जिनके बारे में कोई नहीं समझता था उस समय, वो राजस्थान की मुख्यमंत्री बनी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रही, और अभी भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। तो कहने का मतलब है कि राजनीति में नेताओं के साथ हम बैठते हैं तो उनका ये आकलन जो मुझे लगा कि नहीं, भैरव सिंह शेखावत में दूरदृष्टता अधिक थी। बाकी राजनीति के गुण तो थे ही, जिसकी वजह से वो साधारण परिवार में होकर मुख्यमंत्री और उपराष्ट्रपति पहुंचे, लेकिन वो जज करना जानते थे, वो कैलकुलेट कर लेते थे कि नहीं ये चीज ऐसे होने वाली है। मिस्टर जी, राजस्थान की विकास में, राजस्थान के डेवलपमेंट में भैरव सिंह शेखावत जी का जो योगदान है, उसकी चर्चा के बिना हमारी ये चर्चा मैं अधूरी मानता हूँ। बिल्कुल। तो उनका राजस्थान की राजनीति में
ऐसा कौन कौन से डेवलपमेंट के काम रहे, ऐसी कौन सी चीजें रही जिससे कि आज जो राजस्थान की जो बुनियाद है वो बनी? देखिए, सबसे पहले जब वो 77 में मुख्यमंत्री बने तो निश्चित रूप से 5 दलों की सरकार जो जनता पार्टी बनी थी, जनसंघ था, उसमें सोशलिस्ट पार्टी थी, उसमें स्वतंत्र पार्टी थी, उसमें और 1-2 पार्टियां थी। उस समय वो भैरव सिंह शेखावत और वो जब मुख्यमंत्री बने थे तो बाकायदा मास्टर आदित्य से चुनाव हुआ था, वो उनके मुकाबले में खड़े हो गए थे, वोटिंग हुई थी, उसमें बने थे वो। तो उस समय उनका आंतरिक प्रेशर था कि सभी गठबंधनों को साथ लेके चलना है, तो कुछ चीजें अपनी ऐसी नहीं की जाए। लेकिन जो 90 में मुख्यमंत्री बने और 93 में बने, तो जो अंत्योदय जो उनकी 77 में थी योजना, 2.5 साल में उनकी सरकार गिर गई। गरीब और पिछड़े को, जो समाज के आखिरी छोर में बैठा व्यक्ति है, उसको समाज की मुख्य धारा में लेके आना। उसके लिए क्या होगा कि जब तक उनको हम सशक्त नहीं करेंगे, जब तक उनमें शिक्षा का माहौल नहीं होगा, आप सशक्त किसी को ऐसे नहीं कर सकते कि उसको 5,000 रुपये महीना देते रहो, तेरा खर्च बसर चल। वो अपने जब पैरों पे खड़ा होगा, तो वो जो उनकी जो सोच थी कि पिछड़े आदमी को हम जब तक आगे नहीं लाएंगे, उसको थोड़ा रेस में तेज दौड़ने का मौका नहीं देंगे, तब तक हम राजस्थान, हमारा विकसित राजस्थान नहीं हो सकता। उसके लिए उन्होंने गरीब कल्याण की, बालिकाओं को जो पढ़ाने की जो योजना है, उस समय इतनी बालिकाओं को पढ़ाने का प्रचलन नहीं था, हालांकि समाज में बढ़ रहा था, लेकिन वो जो उनकी सोच थी ना, वो आगे भारतीय जनता पार्टी ने उस सोच को आगे रखा। जल को बचाना, ठीक है, राजस्थान है, पानी की बहुत कमी है, बहुत से इलाके ऐसे हैं, तो जो पानी के संचय की जो प्रवृत्ति है, क्योंकि वो खुद एक गांव से निकले हुए थे, तो मूल जो है इंडस्ट्री लगाना या नए नए आविष्कार, बांध बनाना, ये हर आदमी करता है काम। जितने भी राजस्थान में बांध बने, बीसलपुर है, किसी के दौर में बने होंगे, ईसरदा बांध बन रहा है किसी के दौर में, लेकिन उनकी ये जो सोच थी कि जब तक हम इनमें कॉन्फिडेंस, इनमें आत्मविश्वास नहीं लाएंगे, जो महिलाएं हैं, गरीब तबके के हैं, पिछड़े हैं, SC ST है, तब तक राजस्थान का विकास नहीं होगा। तो ये सोच, हालांकि हर मुख्यमंत्री ये कहता है कि गरीब को आगे लाना, लेकिन अंत्योदय जो उनकी थी वो पूरे देश में नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र ने भी उसको सराहना की कि ये जो सोच है ना, वरना आदमी आता है, विकास करता है और उसकी चिंता क्या रहती है कि मैं अगला चुनाव कैसे जीत लूं। ये अलग बात है कि राजस्थान में एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस आती है, कभी रिपीट नहीं हुई 93 के बाद, लेकिन वो सोच के साथ अगर आप आगे बढ़ते हो तो उस समाज में उस तबके की को भी आप एक कॉन्फिडेंस देते हो कि हमारे बारे में कोई सोचने वाला है, हमारे बारे में कोई बोलने वाला है। तो ये राजस्थान के लिए, बाकी फिर जो सरकारें आई, चाहे गहलोत जी रहे हो, चाहे वसुंधरा जी रही हो, या भजन लाल की सरकार है, ये भी उसी लाइन पे चल रहे हैं कि हम कैसे इस वर्ग को आगे लाए जो दौड़ में पिछड़ा रह गया। और ये जब तक जो सरकारें करेंगी तो निश्चित रूप से राजस्थान, आज जो 40 साल पहले आप कल्पना करो कि राजस्थान कई मामलों में बहुत पीछे था, पानी का यहाँ अभाव था, और पानी नहीं होगा जब तक आपके पास, तब तक बिजली और ये जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री नहीं आएगी। हम ट्रेवल जो है, टूरिज्म है, जो पुराने किले, गढ़, वो राजस्थान की पहचान था। लेकिन आज अब राजस्थान की पहचान अलग अलग क्षेत्रों में जो बनी है, उसके पीछे जो भैरव सिंह जी की दूरगामी सोच थी, वो राजस्थान के लिए फायदेमंद हुई है। भैरव सिंह जी शेखावत को लेकर आपसे बहुत अच्छी चर्चा हुई, और आज हम आज के दिन उनको याद कर रहे हैं। ये भी अपने आप में आज के दिन इसलिए कि वो आज 22 जून 1977 को उन्होंने पहली बार राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, और पहली बार 30 साल में कोई गैर कांग्रेसी सरकार राजस्थान में उसका गठन हुआ था। ये भी लेट्स माइक के लिए एक बहुत अच्छी, हाँ, आज के दिन उन्होंने शपथ ली थी। लेट्स माइक में आज इतना ही, फिर किसी नई चर्चा के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts.
On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.